की बीमारियां अब सिर्फ उम्र-दराज लोगों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि तेज़ी से युवा पीढ़ी को भी अपनी गिरफ्त में ले रही हैं। फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा के डॉक्टरों ने वर्ल्ड हार्ट डे से पहले चौंकाने वाला खुलासा किया है। मीडिया से मुखातिब होते हुए फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा के डॉक्टरों ने क्या कहा, आइए समझते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण क्या है, क्या व्हाट इम्पोर्टेंस दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड। सो इस बार की जो हमारी वर्ल्ड हार्ट डे की जो थीम है उसका है डोंट स्किप अ बीट। इसका एम्फेसाइज करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि डोंट स्किप अ बीट यानी कि ये है कि आपको शुरू से दर्द होते हैं उसका हर किसी को, हर एज ग्रुप को पेशेंट की जो प्रोफाइल है वो बहुत चेंज हो चुकी है। हमारे यहाँ पे आज भी जो लोग बैठे हुए हैं आपको दिखेगा कि सभी अलग अलग उम्र एज ग्रुप के हैं। जैसे शुरुआत में ऐसा होता था कि हमेशा एक एज के साथ में कार्डियक प्रॉब्लम्स आती थी, अब ये चीज़ बहुत चेंज हो चुकी है। 30 to 40% केसेस में हमारे पास में जो मरीज आ रहे हैं, ठीक है ना, उनकी एज ग्रुप 18 से 30 साल तक की भी है। सो अगर हमारी उम्र कम है तो भी हम इससे अचेत नहीं हैं या हम इससे बचे हुए नहीं हैं। बचने का सिर्फ तरीका यही होता है कि आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, आपको अपने दिल की सुननी है, आपको ये चेक करते रहना है, अपने आप को चेक करते रहना है कि क्या हमारे हृदय ठीक तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तरीका मैंने आपको उसका बताया है कि हमेशा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आप साल में एक बार या 6 महीने में, जैसा भी डॉक्टर साहब हमें बताएंगे। एंड थैंक यू मिस्टर सिद्धार्थ फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि ये मैं अवेयरनेस फैला पाऊँ, जितना भी मैं अवेयरनेस फैला सकता हूँ वो फैला पाऊँ रिगार्डिंग दिस थिंग्स। और उदाहरण के तौर पर आई एम वेरी प्लीज्ड एंड ब्लेस्ड और आई एम वेरी थैंकफुल ऑल्सो कि जो मेरे पेशेंट्स यहाँ पर आ पाए अपना समय निकाल कर ऑन अ फ्राइडे, जब सबके ही काम चल रहे होते हैं, तो उन्होंने इतना सम्मान दिया कि आ पाए और आपको अपनी कहानी बता पाए, ताकि कोई भी छोटी चीज़ छोटी ना समझी जाए और अपने कार्डियोलॉजिस्ट को हमेशा प्रेफर करा जाए। कोई भी छोटी छोटी बात जो है, जो आपको खुद को लग रहा है कि नहीं ये चीज़ ये नहीं है, उसको अगर आपके डॉक्टर समझा रहे हैं कि यू नीड टू गो अहेड, एक स्टेप आगे बढ़कर आपको कोई ऐसा टेस्ट कराना है जिसके लिए आप या आपका परिवार नहीं मान रहा है, तो वो आगे ट्रस्ट कर कर अपने डॉक्टर को बढ़ें, अवश्य बढ़ें। इसीलिए कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि यंग हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो काफ़ी ओल्ड हैं। इनमें से एक पेशेंट, आई थिंक ही वाज अबाउट टू कम, ही वाज 94 ईयर्स ओल्ड। उनकी ट्रेन का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, अदरवाइज दैट वुड हैव बीन आल्सो अ बिग एग्जाम्पल। यंग में वी हैव हियर यंगेस्ट जो है अभिषेक हैं हमारे पेशेंट। आई स्टार्ट बाय दैट। सो I would tell, I think Mr. Abhishek came here with complaints of chest pain. इनको सीने में काफ़ी दर्द हुआ था एंड ये आए, इनका ECG देखा, उसमें हमें चेंजेस दिखे अटैक के, इनका कार्डियक एंजाइम भिजवाए जो कि माइल्डली पॉजिटिव आए। इको में हमारे को दिखने लगा कि एक हिस्सा थोड़ा कम हिल रहा है एंड वी सजेस्टेड हिम टू गो अहेड विद कोरोनरी एंजियोग्राफी। ही वाज श्योर कि नहीं मेरे को हुआ है, if I am wrong please correct me, he was sure कि नहीं मेरे को कुछ हुआ है, but I think थोड़ा reluctant थे आगे बढ़ने के लिए, family and all, but with all the things coming into play and सारी चीज़ें ठीक बैठते हुए हमने angiography करी and we were surprised to find, even he was surprised to find out कि left side की एक नस 100% blocked थी। उससे ज़्यादा surprising बात थी which he told me on table, आई थिंक 1.5-2 महीना पहले उन्होंने अपना कंप्लीट चेकअप कराया था, इंक्लूडिंग ECG, इको एंड TMT, जो कि कंप्लीटली नॉर्मल था। इससे ज़्यादा सरप्राइज की बात क्या होगी? तो यहीं पर चीज़ें आती हैं। उस समय इनकी नस खोली गई, समहाउ जो है फैमिली को बताया गया, दे एग्री विद अस एंड इनकी नस खोला, तुरंत आराम पहुंचाया इनको। लेटर ऑन हिज फादर आस्क्ड मी कि ये कैसे, हाउ, इवन ही आस्क्ड मी कि सब नॉर्मल है तो ये कैसे। द बिगेस्ट थिंग व्हिच वी मिस्ड आउट, और वी ऑल मिस आउट, इज कि इनकी फैमिली हिस्ट्री थी, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री। हिज फादर अंडरवेंट ओपन हार्ट सर्जरी फ्यू मंथ्स बैक और फ्यू इयर्स बैक। तो फैमिली हिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होता है इस चीज़ में।
ईसीजी नॉर्मल, इको नॉर्मल, टीएमटी नॉर्मल, फैमिली में हिस्ट्री है, एटलीस्ट सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी जैसे नॉन इन्वेजिव टेस्ट आपको कराने के लिए बढ़ना चाहिए। क्या पता हम 2 महीने के बाद सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी कराते, उसमें हमें 70% या 80% ब्लॉकेज दिखती और हम उसी समय की एंजियोग्राफी करके उसको खोल सकते थे। तो ये जो अटैक और इस सब का पेन हुआ है, इनसे ये बच सकते होंगे, जो रिस्क था उस समय उससे बच सकते थे। सो I would like him to tell about his experience and later on and subsequently I'll move on with other patients. Abhishek. है तो कार्डिक से रिलेटेड है या फिर लेफ्ट हैंड में पेन हो रहा है, मूवमेंट है तो कार्डिक से रिलेटेड हो सकती है। सो वो मेरे को लगभग 1-1.5 साल से दिख रहा था, बट कि हाँ हल्का हल्का पेन है, तो मेरे को स्टेप लेना चाहिए था, बट मैंने कहा नहीं यार देख लेंगे, हो जाएगा, ये खा लेंगे, वो पी लेंगे, इस ये वाली दवाई ले लेंगे तो उससे शायद ठीक हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ और अगेन जब काफ़ी सीवियर पेन हुआ then I came to hospital directly and doctors, Shantanu team really did a good work. काफ़ी कम टाइम में मेरे को रिलीफ मिला और रिलैक्सेशन मिला। So this is the thing which I had. Some 26 years old, 27 I think, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि young, even in my previous years I have operated upon an 18-year-old boy as well. 18 साल भी खतरे से खाली नहीं है और 18 साल से पहले के जो बच्चे होते हैं, यूजुअली जो हम देखते हैं कि खड़े हुए थे बच्चे, सडनली कोलैप्स करा एंड कार्डियक अरेस्ट, उनमें यूजुअली कारण जेनेटिक होता है या फिर किसी भी इन्फेक्शन की वजह से हार्ट पर प्रॉब्लम पड़ता है। जरूरी नहीं है कि अंदर ब्लॉकेज हो हार्ट में, इन्फेक्शन या किसी भी स्ट्रेस की वजह से हार्ट पर स्ट्रेस पड़ता है और पंपिंग कम हो जाती है और अचानक से हार्ट रुक सकता है। तो 18 के ऊपर हर एक को साल में या 6 महीने में एक बार अपना ईसीजी, इको, टीएमटी कराना चाहिए। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो ईसीजी, इको के साथ सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करा लेना चाहिए एटलीस्ट। डायबिटिक्स में पेन का पता भी नहीं चलता है क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में जो नर्व्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जिनके द्वारा पेन या सांस फूलना या स्वेटिंग या अकड़न का पता चलता है। जब वही डैमेज हो जाएंगे तो कई बार सुनने को मिलता है कि ये भाई साहब सोने गए थे, सुबह उठे क्योंकि दर्द ही नहीं पता चला उन्हें। मूविंग ऑन विद अनदर पेशेंट, एज वाइज मिस्टर जैन, सो ही हैड गॉन विद, ही वाज हैविंग चेस्ट पेन, 1-1.5 साल से हो रहा था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 1-1.5 साल से इनको हो रहा था, जिसको एंजाइना बोलते हैं, एक्सर्ट करने पर इनको होता था। बट क्योंकि यंग होता है आदमी और उस समय एक्सेप्टेंस बहुत जल्दी नहीं आती है कि नहीं 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 ये नहीं हो सकता, तो आदमी थोड़ा रिलेक्टेंट होता है कि मैं अस्पताल जाऊं, और अस्पताल जाऊं भी तो भी बस ईसीजी, इको करा कर आ जाऊं, वो नॉर्मल है तो इट्स ओके, मैं सही हूं। सो 1-1.5 साल होने के बाद जो है ये दूसरे हॉस्पिटल गए, वहां पर एंजियोग्राफी कराया जिसमें इनकी तीनों नसों में ब्लॉकेज ही निकला, मगर एक नस जो कि लेफ्ट साइड की मेन नस होती है एलईडी, वो 100% ब्लॉक थी। वहां पर कोशिश करी गई थी कि हाथ से भी हो इनका एंजियोग्राफी, लेकिन समहाउ नहीं मिल पाई थी, तो पाँव से हुआ था, तो उससे भी रिलक्टेंस थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि यंग को होता है कि मैं हाथ से ही एंजियोग्राफी हो जाए तो मोबिलाइजेशन और चलना फिरना जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अपनी सीडी लेकर आए, हमने देखा, हमने प्लान बनाया, दो इट वाज अ वेरी रिस्की प्रोसीजर, 100% इतने यंग में करना, जबकि तीनों नसें ब्लॉक हैं, बाकी नसें सपोर्ट करेंगी नहीं करेंगी एंजियोप्लास्टी के समय, इट वाज अ चैलेंज, और खासकर हाथ से करना। तो वी वर लकी एनफ कि मैं तो इनके हाथ से एक्सेस मिल गया था इनकी आर्टरी का, एंड विद दैट उसको हम बोलते हैं सीटीओ, क्रॉनिक टोटल ऑक्लूजन, मतलब पत्थर हो जाना नस का 100% बंद होकर। तो उसमें कई टाइम तक हमारे को जूझना पड़ता है कि खुलेगी नहीं खुलेगी नस, तो कई वायरों से, हार्ड वायर से हमें करना पड़ता है। लेकिन लकीली एनफ इनका लक, मेरा लक, भगवान थे साथ में, तो इनकी वो बड़ी वाली नस खुल गई, एंड आई थिंक टुडे ही हैड कम फॉर चेकअप ओनली, तो इट्स जस्ट अ चांस, सो इट ओपन वेल एंड नाउ ही इज ऑल राइट। बाकी की जो नसें वो काफ़ी डिस्टेंस में थी, तो वो दवाई से कवर अप हो रही है। तो लाइफ जैसे चलती थी वैसे मैं रहता था, पर बीच में जैसे 1 साल पहले, 1.5 साल पहले से बहुत ज़्यादा यहाँ पे जैसे कुछ भी मैं एग्जर्ट करता हूँ या चलता हूँ या थोड़ा सा सामान उठा लिया, कुछ भी हुआ तो बहुत पेन होता था। तो मुझे समझ नहीं आता क्यों हुआ, क्योंकि मैं इतना जैसे कुछ करता नहीं था। तो मैंने नॉर्मल टेस्ट कराया पहले, मतलब मैं राजी नहीं हो रहा था, मेरे फैमिली वाले बहुत टेंशन ले रहे थे इस चीज़ की। जैसे मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ, मैं रेलवे स्टेशन जा रहा था अपने पापा मम्मी को छोड़ने,
तो वो लोग चल ले रहे थे, उनकी एज समझ सकते हैं हम लोग, मेरे से तो ज़्यादा ही होगी। वो लोग चल ले रहे, वो थक नहीं रहे, मैं थक जा रहा हूँ। तो उनको कहते थे ना ये क्या हो रहा है कि तुम जल्दी कैसे थक जा रहे हो, हमारी एज देखो तुम्हारी। तो उनको नहीं पता था उस समय कि मेरा ये ब्लॉकेज है। तो मैं उनको लगा था कि मैं स्टेमिना नहीं है, या तुम चलते नहीं हो ऑफिस के चक्कर में, या कुछ भी हो सकता है कि इसलिए तुम चल नहीं पा रहे हो। तो फिर मैंने बोला कि ये ऐसा नहीं है कि स्टेमिना नहीं, पर तो बहुत पेन होता है यहाँ पे, से सफोकेशन होता है चलने के लिए। तो बोला ठीक है एक टेस्ट करवा लो, अगर ऐसा एंजियोप्लास्टी नहीं, जो टेस्ट बोलते हैं, हाँ उसको करवा लो, तो चेक कर लो कि क्या पता कुछ हो निकले, बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो उसको करवाया मैंने, तो फिर पता चला कि वजह से उन्होंने शांतनु जी ने बताया कि 3 नस ब्लॉक थी। तो फिर पता चला कि मतलब ये कितना सीरियस है, मतलब सीरियसली ये बहुत सीरियस मैटर होता है। ये सब लोग हल्के में लेते हैं, पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है इस चक्कर में। क्योंकि अगर आपका हार्ट पंप नहीं कर रहा है, ऑक्सीजन नहीं जा रहा है हार्ट में, इसीलिए वेरी सीरियस मैटर। तो फिर आखिरी में मुझे शांतनु जी को मतलब इनको रेफर किया गया कि ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, तो यहाँ पे आके दिखाएं। तो मैंने आके दिखाया, तो उन्होंने अच्छे से प्रोसीजर किया। जैसे मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मेरे पैर के थ्रू ना किया जाए, क्योंकि मेरे को काम रहता है मोबिलिटी की चक्कर, जिसे उन्होंने बताया। तो इन्होंने मेरा रिक्वेस्ट भी ढंग से हैंडल किया, हाथ के थ्रू किया जो मैंने रिक्वेस्ट किया। तो बहुत सिंपल और बहुत क्लीन प्रोसीजर था, और मैं बहुत आभारी हूँ शांतनु जी का, इन्होंने इतना अच्छे से हैंडल किया। और ये सीरियसली बहुत सीरियस मैटर है, और लोगों को बहुत सीरियस लेना चाहिए। कनेक्टेड रहे, उन्हें फील नहीं हो कि उन्हें इतना बड़ा प्रॉब्लम है। आधा प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो जाता है, व्हाट आई फील। मूविंग ऑन टू अ वेरी इंटरेस्टिंग केस नाउ, मिस्टर भूपेंद्र। ये भी देखने में आपको जो भी लग रहा है, ही इज ऑल्सो यंग, है ना। एंड इनको सुबह 4 बजे दर्द हुआ था, आई थिंक 3-4 बजे के आसपास, सुबह अर्ली मॉर्निंग चेस्ट में पेन हुआ। ईसीजी यहाँ पर एकदम तुरंत वाया मेरे को पता चला। एंड आई स्टिल रिमेंबर ऑन दैट पर्टिकुलर मॉर्निंग एट 6 o'clock आई हैड टू गो फॉर अ कैंप। मेरे को बुलंदशहर या कहीं कैंप में जाना था, तो आई वॉज पैकिंग अप फॉर द सेम। लेट नाइट में छूटा था यहाँ से, एंड अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock आई हैड टू गेट अप, एंड 6 बजे मुझे कैंप में जाना था। एंड 4:30-4 o'clock आई गॉट अ कॉल कि इनको एक पेशेंट आए हैं, उनको हार्ट अटैक आया है। ईसीजी देखा तो एंटीरियर वॉल एमआई, मतलब लेफ्ट साइड की मेन नस में हार्ट अटैक पड़ गया था इनको, सीधा हार्ट अटैक। चेस्ट पेन काफ़ी हो रहा था, तुरंत आए, क्योंकि एज वी ऑल नो प्रायोरिटी इज दिस थिंग ओनली। तो आए हम और देखा कुछ चीज़ों का जो हमें ख्याल रखना पड़ता है। व्हाई आई एम सेइंग दिस केस वाज इंटरेस्टिंग इज कि ज़रूरी नहीं है कि स्टेंट लगना ही पड़े। इनके केस में अटैक होने के बावजूद हमें स्टेंट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दैट्स व्हाई दिस केस वाज इंटरेस्टिंग। इनका जब अटैक पड़ा, चेंजेस भी आए ईसीजी में, एवरीथिंग वाज देयर। क्योंकि ये एक चीज़ होती है कि यंग लोगों में कई बार एक्सेसिव डिहाइड्रेशन की वजह से, या जो स्मोकर्स होते हैं, या काफ़ी देर तक क्रिकेट खेले, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हुआ, खून गाढ़ा हुआ, तो क्लॉट जम जाता है। और किसी आर्टरी में अगर क्लॉट जमकर 100% उस आर्टरी को ब्लॉक कर दे, तो वो भी अटैक का कारण बन सकता है। तो ऐसे केसेस में कई बार अगर खून पतला करने की जो आईवी दवाई होती है वो हम दे दें, तो अगर वो क्लॉट बनने की ही स्थिति में होगा तो वो तुरंत ही खुल भी सकता है, फिर हमें स्टेंट प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आर्टरी पतली हो रखी है और तब क्लॉट जम गया है, तो उसको खोलने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, उसे बलून करके खोला जाए। लेकिन अगर आर्टरी अपने नॉर्मल कैलिबर की है, पिच की नहीं है, और क्लॉट जमा है, तो चांसेस होते हैं कई बार कि सिर्फ दवाई से ही वो खुल जाए। ऐसा ही इस केस में हुआ। मतलब सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, उसका भी कुछ इससे लिंक होता है हार्ट का? मैं आऊँगा उस पर, ब्रीफली मैं बता देता हूँ, इसका इससे कोई लिंक नहीं होता है। दर्द वैसा सा महसूस हो सकता है, लेकिन सबसे पहले जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो हार्ट की होती है, तो उसे हमेशा सबसे पहले नकारना चाहिए। सर्वाइकल और बाकी प्रॉब्लम्स का इलाज तो ओरल मेडिकेशन से भी हो जाएगा, और वो जानलेवा नहीं होती है। सो इनके केस में जब ये टेबल पर आ गए कि एंजियोग्राफी हम करने जा रहे थे, बहुत सीवियर पेन हो रहा था, मेरे को अभी भी ध्यान है। इनको मैंने हेपैरिन नाम की दवाई दी, जो कि आईवी ब्लड थिनर होती है, क्योंकि मेरे को थोड़ा अंदेशा था कि क्या पता मैं दे दूं और वो चीज़ क्लॉट पिघल जाए तो पहले ही सेव हो जाएगी इतनी लाइन, तो एक चांस उसका हम जरूर देते हैं। तो मैंने ऑन टेबल बिना एंजियोग्राफी करे पहले वाली दवाई दी और इनसे पूछा क्या दर्द में आराम हुआ। इंस्टेंट आराम हो गया था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
यंगस्टर्स में जो है ये ट्रेंड काफ़ी राइज कर रहा है। इसका कॉमन कॉज जो है वो है कि हमारा लाइफस्टाइल, हम हर बार उस पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस तो डालते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल ख़राब है, लेकिन प्रैक्टिकली उस पर अमल नहीं कर पाते। अभी भी यंगस्टर्स स्मोकिंग कर ही रहे हैं, अभी भी यंगस्टर्स अल्कोहल ले ही रहे हैं और ऑफ द लेवल ड्रग्स ले ही रहे हैं, टोबैको च्यू कर ही रहे हैं। तो लिखा तो होता है टोबैको के उसके ऊपर भी कि भाई हानिकारक है, लेकिन फिर हम क्यों ले रहे हैं? ये सवाल यंगस्टर्स को अपने आप से पूछना है। हानिकारक लिखने के बावजूद भी सरकार बोल रही है कि ख़राब है चीज़, मत लो मत लो मत लो, लेकिन तब भी हम ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं ये सारी चीज़ें? तो पहले तो इस चीज़ को सोचना है, मनन करना है, स्पेशली यंगस्टर्स को। मैं ये नहीं बोला कि सिर्फ यंगस्टर्स लेते हैं, मिडिल एजेड भी लेते हैं और एल्डरली भी ले रहे हैं। आजकल यंग फीमेल्स भी ले रही हैं, उनमें भी राइज कर रहा है, इसीलिए हार्ट अटैक्स और चेस्ट पेन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा जेनेटिक कॉजेज़ भी हैं। जेनेटिक कॉजेज़ में अगर आपके हेरिडिटरी में आपके पेरेंट्स को, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को, फर्स्ट जनरेशन तक, आपके ताऊ जी लोगों को, आपके मदर की साइड के लोगों को अगर कोई कार्डियक प्रॉब्लम है, तो येस यू आर एट रिस्क। ज़रूरी नहीं है कि आपको हो, लेकिन यू आर एट ए हायर रिस्क देन द नॉर्मल पॉपुलेशन। तो आपको ECG, इको, TMT, CT कोरोनरी एंजियोग्राफी, एटलीस्ट CT कोरोनरी एंजियोग्राफी ज़रूर करानी चाहिए, जिससे थोड़ा तो आइडिया लगे। अगर थोड़ा भी आइडिया लगता है तो ज़रा भी ना डरे एंजियोग्राफी के लिए आगे बढ़ने के लिए। आजकल एंजियोग्राफी जो इन्वेजिव वाली है वो डे केयर प्रोसीजर हो गया है। 1% रिस्क रहता है ऑपरेशन में और ज़रा सा कट लगता है। जितनी बड़ी बड़ी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स की सर्जरी हो रही है, सर्जरी पेट की सर्जरी हो रही है, उससे भी छोटे कट में ये वाली चीज़ हो जाती है और 3 घंटे में आदमी डिस्चार्ज भी हो जाता है चलते फिरते। जितना रिस्क आपको सड़क क्रॉस करने में है कि गाड़ी से टक्कर लग जाए, उतना या उससे कम रिस्क इस प्रोसीजर में रहता है। उसके लिए भी हम लोग तैयार रहते हैं, वो भगवान के हाथ में। क्या खास सावधानियां बरतनी चाहिए किन में, यंगस्टर्स में या हार्ट पेशेंट? सी हार्ट की धमनियाँ जो होती हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल का जमना पैदा होते साथ ही शुरू हो जाता है। कुछ लोगों में ज़रूरत से ज़्यादा होता है तो उनको अटैक आने लग जाते हैं, कुछ लोगों में वो चर्बी यूटिलाइज हो जाती है बाय फिजिकल वेज, लाइफस्टाइल वेज, तो वो अटैक नहीं आता है और दे लिव अ हेल्दी लाइफ। हमारे को 18 के बाद एटलीस्ट अपना ECG, इको, TMT करा लेना चाहिए, 6 महीने में एक बार या साल में एक बार। इसमें आपका कुछ नहीं है। अगर फैमिली में हिस्ट्री है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, तो TMT की जगह अगर आप चाहें तो CT कोरोनरी एंजियोग्राफी भी करा सकते हैं। वो नॉन इन्वेजिव टेस्ट होता है। अगर आपको छाती में दर्द, सांस फूलना, अकड़न, ये सब नहीं है, हार्ट के मेन सिम्टम्स जबड़े से लेकर नीचे नाभि तक, राइट साइड, लेफ्ट साइड, बैक में कहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लेफ्ट साइड में ही। सबसे बड़ा हार्ट का सिम्टम आजकल और खासकर डायबिटिक्स में नो सिम्टम है, कोई पता ही नहीं चलता कि उनको हुआ है। उनको स्पेशली डायबिटिक्स और हाइपरटेंसिव में ECG, इको, CT कोरोनरी एंजियोग्राफी करा लेनी चाहिए। अगर ज़रा सा भी आइडिया लग रहा है कि उसमें कोई ब्लॉकेज हो सकता है, तुरंत बिना टाइम वेस्ट करे 1-8 दिन में एंजियोग्राफी, अगर आपके डॉक्टर बोले, करा लेनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा ना कि नहीं निकलेगा तो आदमी खुशी होगा कि हाँ भाई ये चीज़ नहीं है, और अगर निकलता है तो बिंगो, आपने डिजीज़ पकड़ ली है यानी कि। तो कभी भी ये ना सोचें कि आपके पैसे वेस्ट हो गए कोई डिजीज़ को पता लगाने के चक्कर में और डिजीज़ निकली नहीं। आपको खुश होना चाहिए कि थैंक गॉड हमें नहीं निकला, ना कि ये बोले कि हमारे पैसे बर्बाद हो गए, वो माय गॉड मैं पहले ही बोल रहा था नहीं निकले। ये सोच को बदलना है हमारे। सर व्हाट अबाउट 6 to 7 year old चिल्ड्रन? रिसेंटली कहीं सुना था कि पढ़ा है और भगवान के द्वारा दी गई चीज़ भी। 6-7 ईयर ओल्ड नहीं, और छोटों में भी जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेज होती हैं, मतलब पैदा होने पर ही, जब हमारा ऑर्गेनोजेनेसिस हो रहा होता है, जब माँ के पेट में होता है बच्चा, तब से उसके अलग अलग ऑर्गन्स बनते हैं, उसका अलग अलग मैकेनिज्म होता है। तो उसमें कभी कभार कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से कुछ एक आध ऑर्गन बनते नहीं, ठीक से नहीं बनते, कभी कभार छेद रह जाते हैं। एक ऑर्गन जहाँ से नॉर्मली डेवलप होना चाहिए वो नॉर्मल से अलग तरीके से डेवलप होता है, जो कि जन्म के समय कई बार पता चल पाता है। कुछ चीज़ों का इलाज जन्म के समय ही ऑपरेशन द्वारा करा जाता है, नलियाँ ठीक करी जाती हैं हार्ट की।
कुछ 5 साल की अवस्था तक करना आवश्यक होता है। वेट करते हैं कि छेद भर जाए, जब नहीं हो पाता तो बाद में करना पड़ता है। इन चीज़ों को अगर ज़्यादा टाइम तक इग्नोर करा जाता है और पहले ऑपरेशन के लिए बोला जाता है, तब ये स्थिति कई बार आ जाती है कि 5-6 साल में उनकी ऐसे ऐसे हो गया, जिसकी हिस्ट्री या तो पता नहीं थी माँ बाप को या फिर उन्होंने इग्नोर कर दी। कुछ लोगों को इन्फेक्शन होता है, ज़रूरी नहीं है कि धमनियों में ब्लॉकेज ही है उसी वजह से हार्ट की ब्लॉकेज कम हुई है, हार्ट की पंपिंग कम हुई है। और भी कॉजेज़ होते हैं, इन्फिल्ट्रेटिव कॉजेज़ होते हैं, जिसके लिए कई बार कार्डियक MRI कराना पड़ता है, कई बार लिपिड प्रोफाइल कराना पड़ता है, कई बार और दवाई, बहुत सारी डिजीज़ेज होती हैं जिनके कारणवश ये सारी चीज़ें होती हैं। पंपिंग कम हो गई तो कई बार हार्ट अपने आप अचानक रुक भी सकता है।